नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। शंघाई के रिवर फ्रंट से हमारी इस खास पेशकश टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। एक हफ्ते से मैं चीन के अंदर हूं और चीन में जो कुछ देखा वो देखने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर। खास पेशकश टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। एक हफ्ते से मैं चीन के अंदर हूं और चीन में जो कुछ देखा वो देखने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या भारत भी चीन से आगे निकल सकता है और इसके लिए उसको क्या क्या कदम उठाने होंगे। आज बड़ी बहस होगी इसी विषय पर और हमारे साथ शंघाई में रहने वाले कई सारे भारतीय मौजूद हैं, इंडियन एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, यहाँ के एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग मौजूद हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर है भारत और चीन की अप्रोच में, क्या अंतर है यहाँ के समाजों के अंदर, क्या अंतर है यहाँ के लोगों में, क्या अंतर है यहाँ के अप्रोच में, क्या अंतर है यहाँ की सरकार की पॉलिसी और भारत की सरकार की पॉलिसी में, क्या अंतर है जब काम एक शुरू होता है तो उसे खत्म किया जाता है, कैसे यहाँ पर टाइमली खत्म हो जाता है और कैसे भारत में वो लंबा खिंचता रहता है। क्या इस तरह के पैरामीटर्स हैं जिनको हम अपनाएं तो हम भी चीन की तरह, शंघाई की तरह मुंबई को जगमगा देंगे, बीजिंग की तरह दिल्ली को बना देंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था होगी। क्या हम दिन का सपना देख रहे हैं, क्या हम दिवा स्वप्न देख रहे हैं या इसके पीछे हमारे बेसिक फंडामेंटल है या हमारे फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। इन तमाम सवालों पर बात होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान इस रिवर फ्रंट पर बैठे हुए हैं। मेरे कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत है जो आपको दिखाएंगे कि इस शंघाई का ये रिवर फ्रंट कितना खूबसूरत है। मेरे साथ है रवि बोस जी जो कि एक मोबाइल कंपनी से जुड़े हुए हैं, अभिषेक गोलचा जी जो कि डायमंड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, नीलेश परमार साहब जो कि परमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, अमित वाइकर साहब ये भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, इंडियन एसोसिएशन से हैं, फनी किरण साहब ये भी इंडियन एसोसिएशन से हैं, मुकेश शर्मा जी ये भी टेक महिंद्रा में काम करते हैं, इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, राहुल बागले साहब माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। आपको क्या लगता है, क्या भारत चाइना से आगे निकल सकता है? हम जब डिस्कशंस होती हैं, बातें होती हैं तो इंडिया विजन 2020 एक जो कलाम साहब ने दिया था, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमको 2030-2040 के बारे में सोचना चाहिए, दूर का प्लान करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत कभी चाइना से आगे निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, पर मुझे ये भी लगता है कि भारत को चाइना से आगे निकलने की दौड़ में नहीं लगना चाहिए। हमारी ये कोशिश है और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि भारत और चीन ने मिलके आगे बढ़ने की प्रगति की बात करें। ये जो दौड़, ये जो नंबर्स की कभी कभी बातें होती है तो बड़ी अचरज सी होती है। आज चाइना को अगर देखा जाए तो इनकी इकोनॉमी हमसे 8 गुना ज्यादा है, बट ये जो अंतर है इसे क्या हम पूरा कर सकेंगे, इसको क्रॉस कर सकेंगे? क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, पर ये अंतर डेफिनेटली कम होने वाला है। कुछ सालों में ही आप देखेंगे कि ये अंतर घट के 5, 3, 2 तक भी आ सकता है। बट ये भी ना भूला जाए कि उस समय चाइना भी शांत नहीं बैठेगा, चाइना भी आगे प्रगति कर रहा है। पर इन्होंने जिस प्रगति को किया है, ये प्रगति सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, इन्होंने विकास किया है इनके मानवीय मूल्यों में, और उसमें भी हमने थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि अगर जब तक वो मूल्य हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद उस तरह का प्रगति, उस तरह का विकास एक अधूरा सा विकास हो जाएगा या अधूरा सा विकास रहेगा। बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने, मानवीय मूल्य। क्या मानवीय मूल्यों को नजरअंदाज करके सिर्फ प्रगति के पथ पर बढ़ा जा सकता है? कई सारे लोग जो चाइना के क्रिटिक है वो ये भी कहते हैं कि हाँ, बोलने की आजादी नहीं है, सरकार आपको उतनी आजादी नहीं देती और भारत में जरूरत से ज्यादा आजादी है। आपको ऐसा लगता है कैसा? इधर की आजादी का थोड़ा डेफिनेशन अलग है, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और उस तरीके की बात में थोड़ा लिमिटेशंस है, यानी कि सरकार के खिलाफ बात करने की इतनी छूट नहीं है इधर। इनफैक्ट वो टॉपिक इधर सब अवॉइड ही करते हैं, लेकिन उसके सिवाय सब कुछ खुला है इधर। और मुझे लगता है कि वो कंपैरिजन इंडिया और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है, जहां इंडिया में गवर्नमेंट के ऊपर जो कमेंटरी कर सकते हैं, जो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो ये देश में बिल्कुल नहीं अलाउड है। ये देश में बिल्कुल नहीं अलाउड है। मुझे आप बताइए सर कि ये क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है, इसके बाद भी चाइना में अगर इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार देखें, किसी प्रोजेक्ट के शुरू होकर खत्म होने की रफ्तार देखें और जो प्रगति हम देखते हैं 2 से 3 दशक पुरानी है, कैसे चाइना ने इतने फास्ट विकास किया? आपको क्या लगता है?
सर, इन्होंने अपने सारे पावर्स को एक बहुत ही अच्छी तरीके से चैनलाइज किया है, जहाँ पे क्या है कि आपस में इन लोगों के कोई लड़ाई नहीं, कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, कोई स्टेट्स के डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पे वन मैन पॉलिसी रूल है। जिस तरह से जिस तरीके से एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चाइनीज को आप चाइनीज चावल के रूप में देख सकते हैं, इंडियन को आप बासमती राइस के रूप में देख सकते हैं। एक एक बासमती राइस खिला रहता है। इंडिया एक एक एंटरप्रेनर है। हर एक बहुत डायमंड की तरह हर एक आदमी में भरपूर टैलेंट है। बट चाइना का टैलेंट इज वो हर एक आदमी यहाँ पे इन लोगों ने 80 से पहले 1980 से पहले सिर्फ सरकार के लिए काम किया है। तो जो भी रूल इनको, जो भी एक्शंस, जो भी इनको ऑर्डर्स मिले, इन लोगों ने हमेशा फॉलो किए हैं और टीम वर्क की तरह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो दे आर लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट टीम वर्क वेयर, जहां पर वो अपने हेड का, अपने सीनियर्स की बात सुन के इमीडिएटली उसको फॉलो अप में लग जाते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी प्रगति के लिए। मतलब इसका मतलब ये माना जाए कि यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट लिया और कहा कि ये 1 साल में पूरा होगा, मसलन एक सड़क बननी है 10 किलोमीटर, तो साल भर में पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको अनादिकाल तक इंतजार करना पड़ेगा, जैसा भारत के कई प्रोजेक्ट्स में होता है। सर, कोई मंदिर, मस्जिद या सड़क पे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम उसे नहीं रोक सकती, बल्कि वो 10 महीने में ही पूरी खत्म करके रख देंगे। 10 महीने में कर देंगे। ये एक बड़ी चीज है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम आपसे बात करें सर, मुझे आप ये बताइए कि जो बात हमने कही कि एक प्रोग्राम शुरू हुआ और उसके इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार, और कौन कौन से ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जो चाइना को चाइना बनाती है, क्योंकि यहाँ का जो विकास हाल ही के दिनों में हुआ है उसको देखकर किसी भी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं। हाँ, तो देखिए मैं यहाँ पे करीबन 6 साल से हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और भारत में बहुत समानताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं। अगर समानताओं की बात करते हैं तो समानता ये है कि जैसे कि अमित जी ने कहा कि मानवीय मूल्य, जैसे हमारे यहाँ पारिवारिक मूल्य हैं, ऐसे पारिवारिक मूल्य यहाँ भी हैं। ये भी एक संगठित परिवार में रहना चाहते हैं, ये भी अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और असमानताएं ये हैं कि जैसे कि अभिषेक जी ने कहा कि यहाँ पर एक मैन पॉलिसी है कि एक बार आपने जो स्थापित कर दिया उसके बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में समस्या ये है कि फॉलोअर्स कम है, लीडर्स ज्यादा हैं, और उस वजह से हमारे जरा समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता हूं और मेरा मानना यह है कि चाइना आईटी में हिंदुस्तान से पीछे है। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि चाइना हमसे हर जगह आगे है। मान लिया ओलंपिक में हमसे वो आगे है, खेल जगत में आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, पर तकनीकी भी जहां तक बात आती है, जहां तक मैथमेटिक्स की बात आती है, सॉफ्टवेयर की बात आती है, मेरे ख्याल से वो हमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वाकई कई मामलों में चाइना हमसे बहुत कुछ सीख रहा है और कई मामलों में हमको भी चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। राहुल जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि चाइना की जो प्रगति है, अगर कोई 5 बिंदु आप बताएं कि इन 5 बिंदुओं ने चाइना की प्रगति को एक्सेलरेट कर दिया, यानी उसको दौड़ा दिया, वो कौन कौन से बिंदु? एक तो मैं कहूंगा कि जो अपने जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, वो लास्ट 30 सालों में दैट इन्वेस्टमेंट लगभग 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है वर्ल्ड में जिन्होंने इतना लंबा, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। सो दैट इज वन। दूसरा जो है, राइट, जो नीलेश कह रहे थे, एक जो लक्ष्य होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक पॉलिसी बनती है और एक बार पॉलिसी बन गई तो फिर कोई उस पॉलिसी के अगेंस्ट जा नहीं सकता है। तो एक बार अगर जैसा 2008 में शंघाई एक्सपो में यहाँ पे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था तो लगभग 2 मिलियन लोगों को उनको मूव करना पड़ा था, बट उन्होंने वो किया, राइट। सो किसी ने आवाज नहीं उठाई, आवाज उठा ही नहीं सकते। तीसरा, राइट, जो हम लोग इंडिया में बहुत ये करते हैं, जो उनका फीमेल रेशियो है, जो प्रोफेशनल, द रेशियो इज लाइक 0.84%, मतलब 0.84% वुमेन्स आर वर्किंग कंपेयर टू 1 मैन इन द इंडस्ट्री। हमारे इंडिया में वो रेशियो लगभग 0.4% है। सो दैट इज वेयर ऑल्सो वी आर लैकिंग। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो हमारे इंडस्ट्री में काम नहीं कर पा रही। चौथा मुद्दा, जो अभी मैं यहाँ से 8 साल में हूँ, जैसा मुकेश जी बोल रहे थे, आईटी में भी हमको लगता है हमारे आईटी कंपनीज में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इसमें नाम कमाया है, बट यहाँ की जो आईटी कंपनीज है वो प्रोडक्ट फोकस है। उन्होंने यहाँ पे वो बिजनेसेस बढ़ाए हैं,
आज आप देखिए अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू, ये लगभग 40-40 बिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई है। वैसी इंडिया में कंपनी नहीं बनी है। ऑब्वियसली उनका एक एडवांटेज था लैंग्वेज का, जिनके वजह से उनको डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करना पड़ा। वो हमारे पास नहीं था, बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ अवर इंग्लिश, बट वो इंग्लिश की वजह से वी कुडंट मेक आवर ओन प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना ने की है, जो हम उतनी बेहतर नहीं कर पाए। माइक मेरे तक आए, तब तक मैं रवि यहाँ पे रवि जी के पास जाऊंगा। रवि जी, आपको क्या लगता है, जैसे एक बार मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मलेशिया गया, कुआलालंपुर, तो हम गए पेट्रोनेस ट्विन टावर, वहां पे उस वक्त 9/11 के गिरने के बाद वो सबसे छोटी सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, तो सबसे शायद 137वें ऐसे कुछ हम माले पे गए। जब वहां पे गए तो हम ऊपर पहुंचे तो अटल जी ने ब्रजेश मिश्रा जी से मजाक में पूछा, भाई ये कितने साल में बन गई? तो उन्होंने कुछ एक शॉर्ट टाइम बताया, 3 से 5 साल के अंदर ऐसा कुछ बना था वो। तो उन्होंने पूछा, भाई हमारे यहाँ पर अगर हम इसको शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला कि सर पहले तो फाइल मूव होगी, फिर वो आर्किटेक्चर के लिए जाएगी, फिर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग में जाएगी, फिर वहां से इन्वायरमेंट क्लियरेंस होगा, फिर होम मिनिस्ट्री का क्लियरेंस होगा, फिर ये ऊपर इतना बन रहा है तो डीजीसीए से दुनिया भर के क्लियरेंस हो जाएंगे। बोले सर 4-5 साल तो फाइल मूव होते होते ही लग जाएगा। तो फिर आखिरी सवाल उनसे पूछा गया, बोले भाई बाद में PIL भी तो होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये पूरी चीजें हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन जो रोड ब्लॉक्स हैं उसके साथ साथ, जो उसके साथ हमको साथ साथ में मिले हैं, क्या वो हमारे सिस्टम को बहुत स्लो कर देते हैं? सिस्टम को स्लो तो करती है, क्योंकि अभी मुझे देखिए, मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ, 10 साल से खुद की कंपनी चला रहा हूँ, और ऑब्वियसली जिस सेक्टर में मैं काम करता हूँ इसमें भारत में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो सवाल ये उठता है कि मैंने अभी तक भारत में क्यों नहीं अपना ये जो कंपनी है इसको वहां पे खोला, शुरू किया। तो रोड ब्लॉक्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी रोड ब्लॉक्स भी है। यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आपको सहूलियत नहीं मिलती तो कोई रुकावट भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो हमने जब यहाँ पे अपनी कंपनी शुरू की तो 45 दिन में हमारी कंपनी अप एंड रनिंग थी। जो अगर हमें भारत में करना पड़ेगा तो वो काफी लंबा रोड ब्लॉक होगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, खाली चीन की बात नहीं करते, हम काफी दूसरी कंट्रीज की भी बात करते हैं। वहां पे ये होता है कि गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं कि अगर कोई इनोवेटिव कंपनी है, इनोवेटिव सर्विसेज हैं, तो उनको बढ़ावा कैसे देवा जाए, और फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वो मुझे लगता है भारत में ऐसा होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करें, जो प्रधानमंत्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, डिजिटल इंडिया काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिससे हमें बढ़ावा मिले कि भारत में अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अल्टीमेटली वहां जाके कैसे ये शुरू किया जाए, और वहां मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। वहां गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, छोटी कंपनीज को मिलनी चाहिए। लेकिन अमित जी, इससे आगे की हम बात करें, और क्या क्या आपको लगता है कि भारतीय सिस्टम के अंदर कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जिनको दूर करने की जरूरत है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लैंड एक्विजिशन बिल, किस चीज के लिए लैंड एक्वायर हो, इसको लेकर बड़ा लंबा झगड़ा चला और उसके कई सारे पॉजिटिव और निगेटिव पहलू भी थे, और फाइनली वो जो लैंड एक्विजिशन बिल था उसको फाइनली स्टेट की पॉलिसी बनाकर छोड़ दिया गया। आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो कानून है या इस तरह की जो आवाजें जो उठती हैं हमारे डेमोक्रेसी में, हमारी डेमोक्रेसी बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी महान है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों को भी कंसीडर करना चाहिए जब हम एक फास्ट पेस डेवलपमेंट की बात करें? फास्ट पेस डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो आपको सारे ही पॉजिटिव निगेटिव्स को लेना ही पड़ता है। एक जो फर्क है, एक जो डिसअपॉइंटमेंट हम जिसे कह सकते हैं, जो हम यहाँ रह के देखते हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे थे अभी, दिल्ली में देखिएगा लास्ट पिछले 5 या 10 दिनों में एक ही बात चल रही है, पर उसमें कहीं भी ना विकास की बात है। जो न्यूज में हम पढ़ते हैं, जो टॉप न्यूज आ रही है, तो एक चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ कमेंट कर दी, उसके ऊपर किसी और ने कुछ टिप्पणी कर दी, फिर उसके बाद और कुछ उस पर विश्लेषण हुआ, पर इसमें कहीं भी डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, इसमें कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एजेंडा नहीं है, इसमें कहीं भी यानी ये बात हो रही है कि भाई वहां के जो ये है सीवेज सिस्टम है उसको साफ कौन करेगा? दिल्ली सीएम करेगा कि कभी एमसीडी करेगा, कोई एनडीएमसी करेगा, कुछ जगहों में पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट करेगा, और अगर हम कहें दिल्ली तालाब बन जाती है, दिल्ली तालाब बन जाती है। ये जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे,
ये सिस्टमिक इशू है हमारे यहाँ पे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने भी मुझसे पूछा कि हम किस बात को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि हर साल चाइना से तकरीबन 90 मिलियन लोग टूरिस्ट करके बाहर जाते इस देश से। आज इससे बड़ा टूरिस्ट हब, या जिसके हम कहेंगे कि इससे बड़ी टूरिज्म पूंजी कहीं नहीं है। पूरे देश भर में आप देखिएगा, अलग पूरे वर्ल्ड में चाइना टूरिज्म को लोग देखते हैं कि चाइनीज टूरिस्ट को हम कैसे बुलाया जाए। और भारत में तो टूरिज्म के लिए कितना अमेजिंग एटमॉस्फेयर, हमारे जो जंगल है, हमारे जो ये है मॉन्यूमेंट्स है, उससे बढ़िया मेरे हिसाब से कोई नहीं है। इतना अमेजिंग एटमॉस्फेयर, हमारे जो जंगल है, हमारे जो ये है मॉन्यूमेंट्स है, उससे बढ़िया मेरे हिसाब से कोई नहीं है। बट चाइनीज टूरिस्ट वहां आने से डरता है क्योंकि वो सेफ नहीं महसूस करता है। और ये सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है, ये इन्होंने नहीं मन में लाया है, हमने ही इनके मन में डाला है। बिकॉज वो जो इंसिडेंसेस जो होते हैं उसको मीडिया 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीनों तक उसी बात को इंडियन मीडिया चलाती है। अब वो जब वहां चलाती है वो यहां दिखाते हैं। अब यहां दिखाने के बाद हमें बुरा लगता है जब हमें पूछा जाता है कि हमें जाना तो है पर हमें बहुत डर लग रहा है, आप हमें मदद कीजिए, किसी का पहचान दिखा दीजिए। तो ये एक छोटी सी चेंज जो है, अगर हम इस चेंज को ला सके कि टूरिज्म को ही पकड़ ले, क्यों चाइनीज टूरिस्ट थाईलैंड क्यों जाए, वो भारत क्यों ना आए, तो सोचिए हमें कितना बड़ा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन इस मार्केट को हम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। कारण ये है कि हमारे मीडिया को जरूरत से ज्यादा फ्रीडम है, क्योंकि इस सवाल को मैंने हर हिंदुस्तानी के मुंह से सुना है जो चाइना के अंदर रहता है। बोले बॉस यही पूछते हैं सवाल कि हम जाना तो चाहते हैं हिंदुस्तान, लेकिन वहां रेप बड़े होता है, वहां पे क्राइम बड़ा होता है, सेफ नहीं। देखिए ये धारणा तो जरूर है कि हिंदुस्तान उतना सेफ नहीं है, पर ऐसा मानना भी गलत है। मुझे लगता है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े डरे हुए पॉलिटिशियंस हैं। उन्हें ये डर लगता है कि अगर हिंदुस्तान पड़ जाएगा तो क्या होगा, अगर हिंदुस्तान तरक्की कर जाएगा तो उनका क्या होगा, और इसी वजह से वो ये सब डर फैलाते रहते हैं। और जो मीडिया की आजादी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे जो सही बातें हैं वो उभर के सामने आती हैं। लोग कहते हैं कि गलत खबरें मतलब चलाई जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो एक आगाह करती हैं हमें संभलने के लिए। अब चाइना में एजुकेशन देखिए, इतना जबरदस्त एजुकेशन है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग उनकी बात मानते नहीं है। आप देखिए, आप कंपेयर कर लीजिए, पीएचडीज, इंजीनियर्स, डॉक्टरेट्स जितने निकल कर आ रहे हैं, जितने पेटेंट्स लोग फाइल कर रहे हैं, यानी समाज को इतना एजुकेटेड कर दिया। अभी किसी ने कहा कि लड़कियां यहाँ बहुत काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, कि वो पढ़ी लिखी हैं, तो जब अगर घर में 2 लोग कमाने वाले हो जाएंगे, जीडीपी अपने आप 8 गुना हो जाएगा। तो इस सब के चलते हुए अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ एजुकेशन की तरफ फोकस करें, टूरिज्म पे फोकस करें, तो मीडिया की आजादी भी हमारा जो हमें अगेंस्ट लगती है वो हमारे साथ हो सकती है। यहाँ पर मैं मल्टीपल अथॉरिटी के बारे में आऊंगा। आपने कहा रवि जी की यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी स्टेट का कोई लफड़ा नहीं है। हमारे यहाँ मोटे तौर पर राज्य और केंद्रीय झगड़ते रहते हैं। दिल्ली की सरकार में देख लो तो मोदी जी ये कर रहे हैं और मोदी जी के चेले कर रहे हैं कि केजरीवाल जी ये कर रहे हैं। तो क्या एक सिस्टम है या एक मतलब जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है वो एक है, उसी के चलते कई सारे वो हो रहे हैं, और इस तरह के रिफॉर्म हमको भारत में करने की जरूरत है? इस तरह के रिफॉर्म जरूरी है भारत में, क्योंकि देखिए एज ए बिजनेस हमें एक अथॉरिटी से अगर डील करना पड़े तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। और वहीं पे अगर भारत में हम देखें तो स्टेट लेवल पे हमें अलग परमिशन की जरूरत पड़ती है, सेंट्रल लेवल पे अलग तरह के परमिशंस। तो ये बहुत बड़ी रुकावट है। जैसा मैंने ये कहा कि रुकावट नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप ये है, रुकावटें कम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप सहूलियत दीजिए तो हम आएंगे, बिजनेस करेंगे, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भारत के अंदर में बिजनेस होगा तो बढ़ावा तो होगा। तो ये तो होना ही चाहिए कि सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जिनके थ्रू बिजनेस किया जाए, या जो भारत के बाहर जो लोग हैं वो जो बिजनेस करना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली इनोवेशन में, क्योंकि इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश के लिए जरूरी होती है, चाहे बड़े देश हो चाहे छोटे देश हो। लेकिन इनोवेशन एक ऐसी चीज है जिसके तरीके से ना जीडीपी भी बढ़ती है और लोगों का रहन सहन भी उससे बढ़ता है। तो इनोवेशन के फील्ड में ऐसा होना चाहिए कि कम से कम रुकावटें और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दिया जाए। और अगेन इनोवेशन होता है छोटी छोटी कंपनी से। मुकेश जी, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या अंतर दिखता है चाइनीज समाज में। जैसे मैंने देखा सिविक रूल्स यहाँ सब मानते हैं, अगर आपको ट्रैफिक लाइट हुई है रेड तो रुकना है, हमारे यहाँ रेड हुई है तो जाना ही जाना है, रेड लाइट जंप करना ही करना है। ये
अंतर क्यों आया? क्या शिक्षा के कारण या क्या सरकार के कठोर इम्प्लीमेंटेशन के कारण कि डंडा पड़ेगा? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। जब मैं 6 साल पहले यहाँ आया था तो मुझे ये सोच के बड़ा ताज्जुब होता था कि जनसंख्या तो हमारी भी 1.2 बिलियन है, इनकी भी 1.4 बिलियन है, तो इतने बड़े हर्ड को ये कैसे संभाल लेते और हम क्यों नहीं संभाल पाते? तो देखिए, दोनों का रोल है, शिक्षा का तो बहुत रोल है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं अपने राजनीतिज्ञ से कि वो डरना छोड़ दें, शिक्षा पे पूरा बलपूर्वक जोर दिया जाए। अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनको अपनी जो जिम्मेदारी है उनका एहसास होगा, और उसके बाद में फिर कठोरता जो की जाती है, जो हमें कठोरता लगती है, वो कठोरता नहीं लगेगी। सब लोग इसको समझने लगेंगे कि ये जो सरकार डंडा चला रही है ये जरूरी है, जो मोदी जी का स्वच्छता अभियान है वो जरूरी है, वो किसी और के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा एक ट्रैक है, और दूसरा सरकार को भी करना पड़ेगा। जो आज आपको चाइना में दिखता है कि लोग ट्रेन में बिल्कुल लाइन में चढ़ते हैं और वो फॉलो करते हैं, वो इतना आसानी से नहीं आया। मुझे ये बताया गया है कि इसके लिए पहले उन्होंने रेलिंग्स लगाई, लोगों को ट्रेन किया, तो एक पूरा बाकायदा प्रोसेस रहा, और उसके बाद ये चीजों का नतीजा हम देख रहे हैं। तो शिक्षा और सरकार का जो एक विल है, जिसे हम पॉलिटिकल विल कहते हैं, दोनों की जरूरत है। पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और आप कुछ कहें उससे पहले मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे हमने देखा इन्होंने 326 स्मार्ट सिटी बना दी है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी बनने वाले इतने झगड़े हो रहे हैं कि समझ नहीं पड़ रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या आपको वो 100 स्मार्ट सिटी बनते दिखते हैं, और क्या हम उसमें चाइना मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जगह की तो हमारे पास भी कमी है। अब आते हैं स्मार्ट सिटीज से। तो स्मार्ट सिटीज जैसा यहाँ पे हुआ है, इट वॉज नॉट लाइक अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग कि उन्होंने बहुत प्लानिंग किया और स्मार्ट सिटीज बनाया। उनका जैसा इट ऑल कम्स बैक टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनको पता था चाइना में ये है कि पहले रोड बनता है, सिटी बनती है, बाद में लोग रहने को जाते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, हमारे यहाँ पे लोग रहने को जाते हैं, फिर 5 साल बाद रास्ता बनता है। तो आज के डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग वो स्मार्ट सिटीज के रास्ते पे एक अच्छी तरह से चल पड़े। वो सपना है, और मुझे आज भी वो सपना ही लगता है। यहाँ पे रवि जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि वन विंडो पॉलिसी होनी चाहिए, वन विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं कि वो अपनी सरकार में वन विंडो क्लियरेंस चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इनोवेशन के लिए। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? क्या वो पूरा सिस्टम हमारे यहाँ पे तैयार नहीं हो पाया है? हमारे यहाँ पे स्कीम्स आई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी, क्या वो चल नहीं पाई, या उनमें भी वो रोड ब्लॉक्स है जो आप लोगों ने महसूस? देखिए, स्कीम्स बहुत सारे अच्छे हैं भारत में, चाहे स्मार्ट सिटीज का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का हो, चाहे टूरिज्म के तौर पे इनक्रेडिबल इंडिया का हो। तो स्कीम्स बहुत सारे अच्छी हैं, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ब्रांडिंग का सवाल है, जो कि अभी भारत काफी अच्छी कर रही है, क्योंकि ब्रांडिंग के तौर पे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें क्या है। लेकिन प्लानिंग भी है, प्लानिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का। अगर हम इम्प्लीमेंट करें इनको सही तरीके से, अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन की तो बात आई यहाँ पर, हमने हमारे सोसाइटी की भी बात की, सोशल सिस्टम की भी बात की, हमारे जो रोड ब्लॉक्स हैं उनके बारे में भी समझने की कोशिश की। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी की, तो हमको नहीं लगता कि चाइना के मॉडल को आंख बंद करके नहीं, तो जो अच्छी चीजें हैं उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि चाइना ने वाकई 10-20 सालों के अंदर अपने देश को कितना। अगर ये अपोजिशन लेफ्ट और राइट का ड्रामा छोड़ के दोनों अपना अपना रोल प्ले करें और देश को आगे बढ़ाने का रोल प्ले करें, आरक्षण और कोटा सिस्टम से हमारे देश को बर्बाद ना करते हुए शिक्षा को दान दें, शिक्षा पे पैसा इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा इन्वेस्ट करें, दवाइयां फ्री बांटें, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाएं, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 62 वॉर से भी तो आगे निकलना पड़ेगा। 62 वॉर से वाकई हमें आगे निकलना पड़ेगा। मैं 62 वॉर की भी बात करूंगा। शंघाई के रिवर फ्रंट पर हम इस वक्त बैठे हैं, फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। वक्त है एक ब्रेक का।
शंघाई के रिवर फ्रंट पर हम मौजूद हैं और टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में शंघाई से आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत चीन से आगे निकल सकता है, इसी बात पर बहस चल रही है और हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़े हैं। मुदित एक स्टूडेंट है और तन में शंघाई से आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत चीन से आगे निकल सकता है, इसी बात पर बहस चल रही है और हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़े हैं। मुदित एक स्टूडेंट है और तपन जो कि SKF बीयरिंग नाम की कंपनी है उससे जुड़े हैं, एंटरप्रेन्योर है। लेकिन हमें सबसे बड़ा टैबू हमारे दिमाग में अभी भी है कि 1962 में हम चाइना से एक वॉर हार गए थे। ये बहुत बड़ा टैबू हमारे दिमाग में है। क्या ये टैबू चाइनीज लोगों के दिमाग में भी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा और ये बड़ा पर्सनल सवाल मेरे लिए ये है क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर विनय वाइकर ये मेजर थे इंडियन आर्मी में। मैं 8 साल पहले जर्मनी में था, बहुत खुश थे क्योंकि मैं जर्मनी में था और जब मैं यहाँ आने की उन्होंने बात की तो उनसे ये बात निकली कि बेटे तुम एक दुश्मन देश में जा रहे हो। तब मुझे भी जरा हचरज हुई ये बात सुन के कि भाई, क्योंकि डॉक्टर साहब कभी ऐसी बात करते नहीं थे, बड़े शांत विचार के थे। तब ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई ऐसा सचमुच है। हमने बहुत से लोगों ने ये इसलिए ये एक धारणा को पहचानने के लिए बहुत, आप सोचे तकरीबन 1000 से ज्यादा चाइनीज लोगों से हमने ये सवाल पूछा है। ये डेटा हमारे पास है कि 62 वॉर के बारे में आपको क्या पता है, क्या पता है आपको जवाब क्या मिलता है, कौन सी वॉर के बारे में बात कर रहे हैं आप। और ये लोग छुपा नहीं रहे हमसे। हम उनको बताते हैं कि भाई चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा वॉर हुआ था। नहीं, ऐसा वॉर तो कुछ हुआ नहीं था, कुछ टेरिटोरियल इशू था जो इशू रिजॉल्व हो गया है ना। अब तो आप हमारे दोस्त हैं। अच्छा, दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि भाई आप तो बुद्धा के देश वाले हैं, तो हमें तो आप लोगों से झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना फर्क है। जबकि हमने आज भी वो हकीकत फिल्म का वो गाना, वो आज भी मेरे भी एक भारतीय होने की वजह से मेरे भी आज जहन में वो है। तो ये बदलना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं बड़े कॉलेजेस में इंडियन जब जाता हूँ भारत में, मुझे बुलाया जाता है भाषण देने के लिए। वहां पे इंटरनेशनल MBA करने वाले बच्चे मुझसे पूछते, बट सर यू आर स्टिल वर्किंग इन एनिमी कंट्री। मैंने कहा भैया ये एनिमी कंट्री का कॉन्सेप्ट छोड़िए, ये आप इन्हें फ्रेंडली समझे ना समझे पर ये आपके बिजनेस पार्टनर है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो चाइना से आपको पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। और हम कितने देर 62 के बारे में सोचते रहेंगे। 62 गया, उसके बाद कई दशक 40 साल बीत गए और ये अब निकलना बहुत जरूरी है। ये निकलना बहुत जरूरी। तपन जी निकल पाएगा? क्योंकि हर आम भारतीय के दिमाग में अभी भी 1962 वॉर, उस टाइम की फिल्में और उस टाइम के गाने आज भी गूंजते रहते हैं। और जब एनिमी कंट्री की बात आती है तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा बदमाशी पाकिस्तान करता है, दूसरे नंबर पे चीन करता है, कभी अरुणाचल में, कभी लद्दाख में, कभी कहीं। ऐसा है जी, मैं शांडोंग के नॉर्दर्न प्रोविंस के छोटे गांव में फैक्ट्री चलाता हूं। तो वहां के जो लोकल चाइनीज हैं वो शंघाई के जितने पॉलिश नहीं होते, वो एकदम गांव वाले होते हैं। तो मेरे को लगता है कि हम इनको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आगे निकल चुके हैं। पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये कोई रैट रेस है कि कौन आगे निकल रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया की डेवलपमेंट होनी चाहिए और इंडिया की डेवलपमेंट में हम चीन से जो सीख सकते हैं वो हम ले लें और जो चीन में हमको नहीं अच्छा लगता है वो हम चीन में छोड़ दें। ये अगर हम अपनाएंगे, जैसे आपने अमित जी ने कहा कि सारे लीडर्स हैं, फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ चेन ऑफ कमांड बहुत बढ़िया चलती है। हमारे एयर कंडीशनर चलती है ऑफिस में। अगर पता है कि गांव में बिजली की शॉर्टेज होने वाली है, आज 15 मेगावाट की शॉर्टेज होने वाली है, इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि भाई एसी कोई भी 22 डिग्री से नीचे नहीं चलाएगा और उसी से पूरे शहर की बिजली की शॉर्टेज होती ही नहीं है। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है, ये चेन ऑफ कमांड इंडिया में मिसिंग है। अगर मोदी जी ने बोला सफाई करो तो जी मोदी जी का आप करो, हमको क्या करना है। ये बड़ी एक बहुत बड़ा फर्क है। ये मेंटालिटी का भी फर्क है। चेन ऑफ कमांड की तो आपने बात कही, हमारे यहाँ टू मेनी चेन्स ऑफ कमांड हैं और मेंटालिटी जो है वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बनती है। लेकिन मुझे जब आप यहाँ पर आए तब आपको ये नहीं महसूस किया कि आप एक ऐसे देश में पढ़ने जा रहे हैं जिससे भारत के संबंध हमेशा खट्टे मीठे होते रहते हैं? आपने महसूस किया कभी इस बात को? देखिए, जब मैं आया, मैं इंडिया में IIT कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे CIBS से MBA किया है। तो एक चीज मेरे मन में थी हमेशा कि अब मैं नए देश में जा रहा हूँ। हम लोग
अमेरिका जो कि इतनी दूर एक कंट्री है उसके कल्चर के बारे में ज्यादा जानते हैं रादर देन अपने पड़ोसी देश चाइना के कल्चर के बारे में। तो हमेशा मेरे मन में बात थी कि मैं यहाँ आऊंगा, एडजस्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैंने सोचा चलो लेते हैं, एक चांस लिया जाए। तो यहाँ पे आके मैंने देखा, जब मैं अपने जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो कलीग्स थे, उनकी एस्पिरेशन भी बहुत सिमिलर हैं जो हमारे इंडियन यूथ की हैं। वो चाहते हैं, उनको भी अब जो जॉब्स पहले चल रही थी वो जिसमें आदमी एक कंपनी में गया फिर उसी से रिटायर करके निकला, वो नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि हम स्टार्टअप करें। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है जो कि जिसमें मुझे बहुत सिमिलैरिटीज दिखती हैं हमारे इंडिया से, और हम लोग के पास बहुत से ऐसी सिनर्जीज हैं जो हम लोग चाहें तो उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चाइनीज कंपनी के लिए भी थोड़े समय काम किया, तो बहुत इंटरेस्ट है उनको भी कि इंडियन मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। और वो भी ये बात समझते हैं कि इंडिया जो है अब नया एरिया ऑफ ग्रोथ है, जो नया एक जो इनके पास जैसे यूथ था आज से 15-20 साल पहले, वही पोटेंशियल अभी इंडिया में है। और इंडिया में भी को लेके फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता अभिषेक जी कि ये दुश्मनी के गाने और बातें भुला के हमको बिजनेस की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और इनसे सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं यहाँ पे 12 साल से काम कर रहा हूँ और 12 साल से मैंने कभी इनके मन में ऐसा द्वेष नहीं देखा हमारे प्रति कि भाई ये जहाँ इनके बिजनेस करने की या आगे बढ़ने की जब चाह होती है तो ये नहीं देखते हैं किससे काम कर रहे हैं। ये अमेरिकन से काम कर रहे हैं जो कि इनके काफी अगेंस्ट में जिनकी इनकी वाइब्रेशन रहती है हमेशा, या इंडिया के साथ या किसी और के साथ। जब ये बिजनेस करते हैं, जब इनको आगे बढ़ना होता है तो वन साइडेड मूव रहता है इनका, इनको सिर्फ आगे बढ़ना है। वो इतना लेफ्ट राइट नहीं देखते। और जैसा कि अभी पहले बता चुके हैं, इन लोगों के दिमाग में इतना जहन में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे ये 62 के वॉर को कभी भूल चुके हैं। और मेरे को ये भी नहीं लगता कि हम हमेशा आपस में एक दूसरे से कंपटीशन या उसकी कॉपी कॉन्सेप्ट पे हम जाएं। आज हमारे पास जो है चाइना ने अपनी लाइबिलिटी को अपनी एसेट बना लिया। चाइना के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सबसे बड़ी लाइबिलिटी थी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन। चाइना ने अपनी सबसे बड़ी पॉपुलेशन को अपना सबसे बड़ा एसेट बना लिया। उसने अपनी सारी पॉपुलेशन को यूज कर डाला फैक्ट्रीज में, वर्क्स में, जॉब्स में और अपने फर्दर डेवलपमेंट में। उसी तरह आज हमारे पास जो यूथ पावर है, अगर हम उसको यूज कर पाए तो वो चीज आज की तारीख में चाइना के पास भी नहीं है। और वही एक पावर है जो हमारे को आगे ले जा सकती है। तो हमारे को पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए किस तरीके से हम इस यूथ का, जो इंडिया के पास आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बड़ी पॉपुलेशन में है, उसका यूज करें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एसेट है वो। और वो एसेट हमारे को ऐसी जगह लेके जाएगा जहां से वापस पीछे मुड़ने की कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बात बताइए राहुल जी, आप कि हम भारतीय प्रधानमंत्री, जो पुराने प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी से पहले, उनने कई बार बोला मुंबई में कैंपेन में कि मुंबई को हमको शंघाई की तरह बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई को कभी शंघाई बन सकता है, या उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भारत के किसी भी देश का हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेशन इन लोगों ने छोटे वक्त में कर लिया? और नहीं तो रोड ब्लॉक्स। वेल, आज के डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग मुंबई को शंघाई बना पाएंगे। अगर आप एक सिंपल सा नंबर कैलकुलेशन भी कर ले, हमारा जीडीपी 1.5 ट्रिलियन, चाइना इज 7 ट्रिलियन। अगर वो 4% बढ़ते हैं, हम 8% बढ़ते हैं, फिर भी हमको 40 साल लग जाएंगे जस्ट टू बी इक्वल विथ चाइना। तो वो मुझे लगता है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हमको चाइना को ओवरटेक करना है। हमको यही देखना चाहिए कि विद इन द डेमोक्रेटिक कंस्ट्रेंट हम कितना ज्यादा कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमको कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसा जो शंघाई का इन्होंने किया है, शंघाई भले एक स्टेट है, बट शंघाई इज डायरेक्टली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका मतलब जैसा सेंट्रल अपने यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, राइट, वो जो इलेक्ट होके आता है, यहाँ पे जो फुल कंट्रोल है इट्स डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका मतलब अगर शंघाई में ये करना है, अगर ये दिल्ली में डिसाइड होता है तो वो होना ही होना है। उसके लिए कोई म्युनिसिपल, कोई गवर्नमेंट उसको ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो ये अगर नजरिया, ये अगर उद्देश्य हमारा रहा एक एक सिटी को लेके, तो हम लोग सिटी को एटलीस्ट वो गैप कम कर सकते हैं। मैं फिर बेसिक सवाल पर आऊंगा, क्योंकि हमारा वक्त अब लग रहा है कि हम डिस्कशन के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं।
क्या हमको ये सपना देखना भी चाहिए कि हम चाइना को पछाड़ते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए और ये हो रहा है बिकॉज चाइनीज इंडस्ट्रीज आप देखें या चाइनीज कंपनीज जो देखे जितने एमओयू साइन हो रहे हैं भारत के साथ, ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप पूछा जाए कि पिछले 3 या 5 सालों में या पिछले 2 सालों में हमारी सबसे बड़ी क्या उपलब्धि रही है, तो मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज जो भारत में निवेश सिर्फ करने का सोच नहीं रही, कर रही है। ये एक प्रूफ है कि कहीं तो भी ये सपने की पहली स्टेप, हम कहते हैं ना पहली नींव, अब रखी जा रही है। पहले वो नींव ही नहीं थी तो एक ऐसा खोखला लगता था कि भाई खोखले इसमें हम बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं लगता है। तो बिल्कुल देखना चाहिए, सपने जरूर देखने चाहिए, हकीकत में बदलने की सिर्फ हिम्मत और लगन और थोड़ी सी सच्चाई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय लोग थोड़े वो सच्चाई से मुखर जाते हैं, चेहरा थोड़ा सा पीछे छोड़ जाते हैं। अगर उसे रखे, वो सच्चाई को पता कर ले कि भैया ये सच्चाई है हमें, तो जरूर ये सपना पूरा हो सकता है। आपको क्या लगता है तपन जी, आप बताइए, क्योंकि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मुझे दोनों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों जगह दिख रहा है। देखिए जी, मैंने नागपुर में, महाराष्ट्र में भी फैक्ट्री चलाई है 10 साल। मैं चाइना में भी एक फैक्ट्री चलाता हूं, दोनों जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाता हूं। तो फर्क बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के अप्रोच में। पर एक बात जब आप राहुल जी से पूछ रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। 2004-2005 में शंघाई में स्लोगन लगे होते थे रोड्स पे कि वी वांट टू मेक शंघाई लाइक बॉम्बे। नॉट मेनी पीपल नो दैट कि उस वक्त 2004 में शंघाई गवर्नमेंट की स्लोगन होती थी, हम बॉम्बे बनाना चाहते हैं। तो अगर शंघाई गवर्नमेंट ने 15 सालों में, 12 सालों में इसको बंबई बना दिया और बंबई से आगे ले गए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इंडिया में वो नहीं हो सकता है। 15-20 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता है एक डेवलपमेंट होने के लिए। और जब वो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीडीपी होती है कि भाई आप 8, 9, 10% पे ग्रो कर रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी मोमेंटम हो जाती है कि उसके अंदर कुछ भी मुमकिन है। तो शंघाई के रिवर फ्रंट से टुनाइट विद दीपक चौरसिया का स्पेशल एडिशन जारी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मुझे अब इनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि ये हम में सबसे यंग हैं और ये स्टूडेंट हैं और अपनी आगे के भविष्य को प्लान करें। आपको क्या लगता है कि आप जैसे लोगों को चाइना ने जो कुछ किया है उसको जाके हिंदुस्तान को बताना नहीं चाहिए कि देखिए इन्होंने क्या कर लिया, हमको भी ये करने की जरूरत है? हाँ जी, ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश में जो, और ये हम लोग कर भी रहे हैं, हमारे जो भी इंडियन क्लासमेट्स थे और मैं खुद काफी इंडियन जो मेरे वहां पे फ्रेंड्स हैं, जो भी नेटवर्क है, उनसे बकायदा इस बात पे उन लोगों को भी बड़ी उत्सुकता होती है जानने के लिए कि कैसे यहाँ की कंपनियां इतने अच्छे रिजल्ट्स ला रही हैं, या कैसे आज हर कोई जो है, जैसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोबाइल पेमेंट्स सब लोग मोबाइल से पे कर देते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे इंडियन कंपनियां, इंडियन जो इंजीनियर्स हैं, इंडियन टेकीज हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग उसको वहां रेप्लिकेट कर सकते हैं। और एक जो यहाँ पे एक चेंज आया है, पहले ये एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हुआ करती थी, अब ये अपना डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। तो इंडिया को जो है अभी उस स्टेज पे नहीं है, अभी हम लोग को और एक्सपोर्ट पे फोकस रखना चाहिए और विद टाइम हम लोग जो है उसके बाद हम लोग को जब मार्केट डेवलप हो जाएगा, एक डोमेस्टिक मार्केट जब बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग अपने उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। रवि जी, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से मुझे बताइए, कितना वक्त लगेगा अगर भारत चाइना से आगे निकलना चाहता है, आपके कैलकुलेशन? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये रेस होनी चाहिए न भारत चीन के बीच में। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बीजिंग में ओलंपिक हुआ था 2008 में, लंदन में होना था 2012 में। तो लंदन के मेयर ने देखा बीजिंग का, सर बोला कि हम तो इतना बड़ा नहीं कर सकते, लंदन ने बोला, लेकिन हम अलग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया देखेगी। और लंदन ने किया 2012 में और दुनिया ने देखी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रेस है, जीडीपी का रेस, ये भारत और चीन में होना चाहिए। हमारे काफी अच्छी बातें हैं, चीन की काफी अच्छी बातें, सीखना चाहिए, दोनों तरफ से सीखना चाहिए, लेकिन कंपेयर नहीं करना चाहिए कि किस साल हम इनको पछाड़ेंगे। मुंबई का अलग कैरेक्टर है, मुंबई रहेगा, मुंबई आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मुंबई को शंघाई बनने की जरूरत है। मुंबई का अलग एक डीएनए है और मुंबई उसी में आगे बढ़ेगा और भारत उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सीखना चाहिए, लेकिन सीख के हमें अपनी तरह से ग्रोथ होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है।
चलिए, सीखकर अपनी तरफ से ग्रोथ होनी चाहिए। किसी ने बड़ा साफ कहा है, सीखना खत्म तो जीतना खत्म। और वाकई दुनिया में किसी से कुछ भी अच्छी बात अगर आपको सीखने को मिलती है तो आपको उसको सीखना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से चाइना को जो मैंने नजदीक से देखा है, उसके बाद मैंने महसूस किया है कि जिस तरह का तेज विकास इन्होंने पिछले 1.5 से 2 दशक के दौरान किया है, उसकी जरूरत अब भारत के अंदर भी है। जिस तरह की साफ सफाई, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की सड़कें, जिस तरह की बुलेट ट्रेन और जिस तरह का समाज इन्होंने बनाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है और भारत को भी इनसे सबक लेना चाहिए। भले से हम इस चूहे दौड़ में न फंसे कि कौन आगे रह रहा है कौन पीछे, लेकिन हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे का बिजनेस पार्टनर बनेंगे तो वाकई हमें दुनिया की एक बड़ी ताकत अलग अलग ढंग से बनने से कोई नहीं रोक सकता। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में शंघाई के रिवर फ्रंट से इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।